ये वो लोग होते हैं जो आपसे महीने के बाद नहीं खरीदते, रेगुलरली हफ्ते के बाद खरीदते हैं और बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। एट दी अदर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मतलब दूसरी इंतहा, एक इंतहा बहुत कम और एक इंतहा बहुत ज़्यादा। इन मार्केट्स विद फ्यू कस्टमर्स एंड हाई मार्जिन, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है एक चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो रेगुलरली आपके पास आके बार बार खरीद रहे होते हैं। तो ये वो कस्टमर्स होते हैं जो आप भी रेगुलर रहे हैं और परचेज भी ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनकी मार्जिन हाई है। ये आते भी महीने 2 महीने के बाद है और इनका परचेज भी कम है, तो ये क्या कहलाएगा? ये इनके साथ आपने बेसिक रिलेशनशिप बनाना है लोगों के साथ, और इसके साथ आपने फुल रिलेशनशिप, फुल पार्टनर रिलेशनशिप बनाना है। फुल पार्टनर रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? चीज ले जाए, पैसे बाद में दे दीजिएगा, आप ये ले जाए, ये डिस्काउंट पे ले जाए, ठीक है। अगर अब प्राइस ज्यादा हो जाती है प्रोडक्ट की, तो आपसे अभी भी हम लोग पिछली प्राइस ही चार्ज करेंगे, नई प्राइस आपसे चार्ज नहीं करेंगे, ये बता रहा हूँ। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में, 1 और 3, इन दोनों के बीच में एक और चीज आती है जिसे हम लोग कहते हैं एवरेज कस्टमर्स। वो एवरेज कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं, अदर लेवल्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप between these two extremes. Other levels of relationships are appropriate. Beyond offering consistently high value and satisfaction, marketers can use specific marketing tools to strong relationship, और उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी मार्केटिंग प्रोग्राम्स। ये मार्केटिंग प्रोग्राम्स हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये पहले हम लोग ये देख लें कि ये जो हमारे कस्टमर्स हैं ये कौन से हैं, ठीक है। ये तीसरे लेवल पे, दूसरे लेवल पे लोग होंगे जो एवरेज मार्जिन वाले होंगे, इनके ऊपर हम मेहनत करके इनको भी हम यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन लोगों के साथ अलग रिलेशनशिप बनाएंगे, इनके साथ ताल्लुक अलग होगा, इनके साथ ताल्लुक हमारा अलग होगा, ठीक हो गया। उसके बाद आएगा चेंज इन नेचर ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। अब कस्टमर रिलेशनशिप की जो नेचर होती है बच्चों, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है ये भी हम लोग पढ़ते हैं जी। रिलेटिंग विद मोर केयरफुल सिलेक्टेड कस्टमर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत केयरफुली हम लोग कस्टमर सेलेक्ट कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक दो दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले बच्चों देखेंगे, फ्यू फर्म्स टुडे स्टिल प्रैक्टिस ट्रू मास मार्केटिंग सेलिंग इन स्टैंडर्डाइज। मास मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? एक ही सोच को लेके, एक ही प्रोडक्ट को लेके आप सब लोगों के पास जाके उनको जनरली एक ही प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, इसे मास मार्केटिंग कहते हैं। सेलिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ एनी टू एनी कस्टमर हु कम्स अलोंग। जो भी बंदा आएगा आपने उसके साथ वही डील करना है जो आपको बताया गया है या जो आपको याद है, ठीक है। टुडे मोस्ट मार्केटिंग रियलाइज दैट दे डू नॉट वांट रिलेशनशिप विद एवरी कस्टमर्स। यहाँ पे क्या होता है मास मार्केटिंग में? नुकसान क्या होता है कि आप इसके पास जाएंगे, इसके ऊपर भी आप वही 10 मिनट लगा के प्रोडक्ट बताएंगे, इसके साथ भी वही 10 मिनट लगाएंगे, इसके साथ भी वही 10 मिनट लगाएंगे। आजकल ये जहाँ कहा जाता है कि अगर ये बंदा आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता तो इसके ऊपर 10 मिनट ना जाया करें, इसके 10 मिनट आप इसके ऊपर लगा लें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखा जाता है कि आखिर हमने टारगेट किसको करना है। जब हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ते हैं तो उस वक्त हम लोग देख रहे होते हैं कि आखिर हमारा कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो हम लोगों ने टारगेट करना है। टारगेटेड कस्टमर जो होंगे उसी के पास हम लोगों ने जाना है ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसकी, बोर्ड पे आ जाते हैं दोबारा। एग्जांपल ये है कि हमारे पास आते हैं इंश्योरेंस वाले, ठीक है। इंश्योरेंस वाले जो हमारे पास आते हैं, ठीक है जी। वो एक सेल्स मैन जो है इनका, सेल्स पर्सन, सेल्स मैन, मार्केटिंग मैन जो भी होगा, वो मेरे पास आता है और वो मुझसे सबसे पहले जब भी वो अपनी ऑफर्स मुझे देगा तो ऑफर्स मुझे नहीं बताएगा कि सर हम लोग ये चीज़ ऑफर कर रहे हैं, हम लोग ये लाइफ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, हम ये कार की इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, हम घर की इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, हम बच्चों की इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें नहीं वो हमें बताएगा। वो आजकल आते हैं तो वो एक सीरीज ऑफ 4 5 6 के साथ 7 किस्म के वाले क्वेश्चन पूछते हैं। पहले वो पूछेंगे सर आपकी, आप सिंगल हैं या आप मैरिड हैं? तो अगर हम मिसाल के तौर पे हम कहेंगे हाँ जी हम सिंगल हैं, ठीक है जी। अगर सिंगल है तो इसका मतलब है कि आपकी सर सैलरी की रेंज क्या है? आपकी सैलरी 20,000 से 25,000 तक है, या 30,000 से 35,000 तक है, या 50,000 से 60,000 तक है? वो रेंज पूछते हैं आपसे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आपकी सैलरी है ताकि हमें आइडिया हो। अगर आप उनको कह देंगे यार मेरी तो सैलरी अभी 16,000 है, तो वो यहीं पर रुक जाएंगे और आपसे मजीद क्वेश्चन भी पूछेंगे और वो आपकी अपनी एफर्ट्स भी अपनी ज़ाया नहीं करेंगे, कहेंगे सर खुदा हाफिज़। क्यों? अगर आपके 16,000 रुपये सैलरी है तो आपका पेट्रोल का खर्चा, आपका रेगुलर खर्चा, आपका खाने पीने का खर्चा, आपका दोस्तों के साथ घूमने फिरने का खर्चा, इतने ज़्यादा खर्चे होंगे तो आप इंश्योरेंस के तो पैसे नहीं दे सकेंगे,
तो इसको हम लोग कहते हैं पहले से ही केयरफुली कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आप कोई कहते हैं हाँ जी मैं जो है वो सिंगल हूँ या मैं मैरिड हूँ, और मैरिड होने के बाद आपसे पूछते हैं सैलरी कितनी है, तो आप कह रहे हो जी मेरी सैलरी जो है वो पर मंथ मेरी इनकम जो है वो 2,50,000 है, तो फिर वो आपसे पूछेंगे अच्छा सर आप कि जो है वो कौन से बैंक में आपके अकाउंट्स हैं, फिर ये है कि आपकी फैमिली कितनी है, आपके बच्चे हैं तो बच्चे कितने हैं, बच्चे कहाँ पे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेगम अगर है तो क्या वो जॉब कर रही है या वो प्रोफेशनल है या वो प्रोफेशनल नहीं है। इस तरह के काफ़ी सारे वो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। सीरीज ऑफ क्वेश्चन से उनको अंदाज़ा लगा लेता है सर आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, किसी क्लब के मेंबर तो नहीं है, किसी जिम वगैरह के मेंबर तो नहीं है, ठीक है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। अगर आप उसके मेंबर्स होंगे, आपका वहाँ पे एक्सपेंसेस निकाल के जब आपने देख लिया कि हाँ ये बंदा 2.5 लाख रुपये महीने के कमा रहा है और इसके एक्सपेंसेस भी इतने ज़्यादा नहीं है, और अब ये बंदा जो है ये कम से कम 3,000 4,000 5,000 एक महीने के हमें दे सकता है, तो फिर हम उसको ऑफर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स ऐसे लोगों के ऊपर ज़ाया नहीं करेंगे जो बंदे हमारे काम के नहीं है। ठीक है जी, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, टुडे मोस्ट मार्केटर्स रियलाइज दैट दे डू नॉट वांट रिलेशनशिप विद एवरी कस्टमर, इंस्टेड दे टारगेट फ्यूअर, कुछ लोगों को टारगेट करेंगे, लेकिन उनको जो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप जिनके साथ बन सकता है, जो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, नॉट ऑल कस्टमर्स आर वर्थ योर मार्केटिंग एफर्ट्स, ये लोग कहते होते हैं कि आपके सारे कस्टमर्स डिजर्व नहीं करते आपके एफर्ट्स, सम आर मोर कॉस्टली टू सर्व देन टू लूज। ठीक है, और कुछ लोगों को अगर आप सर्व करेंगे, कुछ लोगों को टाइम लगाएंगे, एफर्ट्स पुट करेंगे, ठीक है, वो लोग जो हैं वो आपके लिए महंगे साबित हो सकते हैं बजाय इसके कि आप उनको छोड़ दें। तो इसका मतलब है कि उनको छोड़ना बेहतर, ऐसे कस्टमर्स को जो आपको फायदा नहीं दे रहे। जैसे मैंने 16,000 पर मंथ वाला एम्प्लॉई है, इफ यू कांट से हु योर कस्टमर्स आर्ट, probably you probably cannot say who your customers are not। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है। अगर आप ये नहीं पहचान सकते ना कि आपके कस्टमर्स कौन नहीं है, तो आप ये भी नहीं जान सकेंगे कि कौन आपके कस्टमर्स हैं। इसका मतलब है कि एक मार्केटिंग टीम, एक मार्केटर या मार्केटिंग टीम या डिपार्टमेंट को मालूम होना चाहिए कि ये सेगमेंट जो है ये मेरा कस्टमर बन सकता है या ये मेरा कस्टमर नहीं बन सकता। जब वो बंदा जो आपका कस्टमर नहीं बन सकता उसके ऊपर आपने टाइम ज़ाया नहीं करना। ये सबसे बेहतरीन जो मैंने एग्जांपल इंश्योरेंस की दी है, यही इंश्योरेंस जो है यहाँ पे आपके सामने आ गई। ठीक है, ये क्या करते होते हैं जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं उनके साथ सीरीज ऑफ स्क्रीनिंग क्वेश्चंस करते हैं। मैंने जैसे आपको एक दो क्वेश्चंस की एग्जांपल दी, ठीक है, अगर वो डिटर्मिन कर लेते हैं कि ये हमारी फर्म के लिए राइट है या नहीं है, अगर वो ठीक होते हैं तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं ठीक होते तो अगर 2.5 लाख वाले होंगे तो उनके साथ कंटिन्यू करेंगे, अगर 16,000 वाले होंगे तो उनके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो कम वाला होगा तो वो कहेंगे सर ऐसा है कि आप स्टेट लाइफ वाला मिसाल के तौर पे वो कह देगा सर ऐसे करें पर अस्करी की इंश्योरेंस ले ले, आप जुबली इंश्योरेंस ले, हमारे पास ना आए, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। ठीक है, ऐसे दुकान वाला भी होता है ना, किसी के पास हम लोग कोई सामान खरीदने लगे होते हैं तो वो उसको कहते हैं कि हमने आपसे प्रोडक्ट खरीदनी है, हाँ जी, तो वो कहते हैं हमने आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदनी है, तो वो फिर हमें कहता है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास आपके पास होगी, तब भी आप कहोगे यार ऐसे करो आप साथ वाले दुकान पे चले जाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इस बंदे के साथ हमने टाइम ज़ाया नहीं करना। ये ठीक हो गया, ये समझ आ गया आप लोगों को। फिर आएगा पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। पार्टनरिंग इनसाइड द कंपनी, इनसाइड द कंपनी से मुराद बाकी डिपार्टमेंट्स वालों के साथ पार्टनरशिप रिलेशनशिप, पार्टनरिंग रिलेशनशिप। और नंबर टू, पार्टनरिंग आउटसाइड द फर्म। आउटसाइड द फर्म से मुराद क्या हुआ? आपकी सप्लायर्स के साथ। एक अच्छी चीज़ आती है बच्चों, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन जो है वो हम लोग डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करते। ठीक है जी, ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। सप्लायर्स के साथ सप्लाई चेन में आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, मार्केटर्स भी होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं। फिर आखिर में क्या होगा? जब हम लोगों ने प्रोडक्ट बना ली तो फिर आखिर में क्या होगा? आखिर में बच्चों ये होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि वैल्यू कैप्चर करेंगे फ्रॉम कस्टमर्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, आराम से बैठ जाना है। हमने कस्टमर्स को फोकस भी कर लिया, अच्छे पार्टनरशिप अच्छे रिलेशनशिप भी बना लिए, और अच्छी रिलेशनशिप बनाने के बाद हमने वो कस्टमर हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है उसी को टारगेट भी कर दिया, उसको प्रोडक्ट ऑफर भी कर दी, प्रोडक्ट उसको सेल भी कर दी। तो अब हमारा टाइम है कि अब हम लोग अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी हासिल करें। अब हमारा टाइम है कि हम कस्टमर को रिटेन करने के लिए भी एफर्ट्स हम लोगों ने लगा दी। जैसे कि हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर सपोर्ट वाला पड़ा था कि अगर चीज़ प्रोडक्ट खराब हो जाती है तो हम लोग ठीक भी करके देंगे। ठीक है, ये सब कुछ जब हो जाता है तो अब हमारे पास टाइम आ जाता है कि अब हम लोग बैठ के उसका फल खाएं जो हम लोगों ने बीज पिछले 4 स्टेप्स के अंदर बो लिया है। ठीक है, तो ये जो पांचवा स्टेप है ये कहलाता है
कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर्स। इसको बच्चों डिटेल में हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो बच्चों जो हम लोगों ने पिछले 4 स्टेप्स पढ़ लिए, तो पांचवा स्टेप है कैप्चरिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स। ये मैंने डिटेल में जैसे आपको बताया कि पिछले 4 स्टेप्स हम लोगों ने पढ़ लिए। पांचवा स्टेप है कि अब हम लोगों ने कस्टमर जो है उससे वैल्यू हासिल करनी है। हम कैसे वैल्यू हासिल करेंगे? हम उसकी लॉयल्टी लेंगे, हम उसको रिटेन करेंगे। रिटेन से मुराद वो प्रोडक्ट हमारी ही खरीदेगा। लॉयल्टी से मुराद ये है कि वो मार्केट में जब भी हमारी प्रोडक्ट जैसी हमारी जो ऑफर और हमारी जो मार्केटिंग ऑफरिंग्स है उनमें से कुछ खरीदने के लिए जाएगा, तो वो हमारी ही प्रोडक्ट को ऑफर को प्रेफर करेगा, वो किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग वैल्यू कैप्चर करें कस्टमर से। कस्टमर हमारी ही प्रोडक्ट ले रहा है, चूंकि वो हमारी ही प्रोडक्ट ले रहा है तो इसका मतलब है हमें उससे फायदा मिल रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वही चीज़ें सारी की सारी डिटेल में समझ आ जाएंगी। आगे फिर ग्रोइंग शेयर ऑफ कस्टमर्स। ग्रोइंग शेयर ऑफ कस्टमर्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि शेयर ऑफ कस्टमर भी बढ़ा दें। कस्टमर अगर शुरू में अगर एक यूनिट यूज़ कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम जो है वो 2 यूज़ करेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम जो है वो 3 यूनिट यूज़ करेगा। इस तरीके से जो शेयर ऑफ कस्टमर है वो भी ज़्यादा हो जाता है। नंबर वन, 3 यूनिट से मुराद ये नहीं है कि एक ही चीज़ के 3 यूनिट। 3 यूनिट से मुराद ये है कि अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको डॉलर्स की एग्जांपल दी थी कि फ्रिज खरीदेंगे वो भी डॉलर्स का, माइक्रोवेव खरीदेंगे वो भी डॉलर्स का, इस्त्री खरीदेंगे वो भी डॉलर्स की, वॉशिंग मशीन खरीदेंगे वो भी डॉलर्स का। तो ये एक ही कंपनी की बार बार चीज़ें हम खरीद रहे होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं शेयर ऑफ कस्टमर जो है वो भी हम लोग इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। कस्टमर इक्विटी, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी हम जो है उसको डिस्कस नहीं करते। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है बिल्ड द चेंजिंग मार्केटिंग लैंडस्केप। ये जो लैंडस्केप है मार्केटिंग की, उसके अंदर किस किस्म की चेंजेस आई हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है इकोनॉमी जो है वो हमारी अनसर्टन हो गई है। इकोनॉमी में बच्चों हम लोगों को इकोनॉमिक साइकिल के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक साइकिल किसे कहते हैं? खासतौर पे जब डिप्रेशन में आ जाते हैं हम लोग, या हम लोग रिसेशन में आ जाते हैं या डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये बेसिकली इकोनॉमिक सिचुएशंस हो जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, जहाँ पे इकोनॉमी बहुत डाउन हो जाती है। जैसे पाकिस्तान का डॉलर 160 रुपये का हो गया है, तो ये पाकिस्तान की हालात बहुत अच्छे नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड इकोनॉमी है। तो इस डिप्रेशन वाली इकोनॉमी के अंदर भी हम लोगों ने डिसीजन लेने हैं। फिर दूसरे पे है कि अनसर्टन हो चुकी है हमारी इकोनॉमी, तो सिर्फ हमारी दुनिया भर की इकोनॉमी। ठीक है, जब इकोनॉमी अनसर्टन हो चुकी है तो फिर आपने क्या करना है? ठीक है, न्यू कस्टमर्स फ्रगैलिटी। अब जो नया कस्टमर हो गया ना, वो बहुत फ्रजाइल होता है। कैसे? कैसे? कस्टमर जो है वो अब बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेता है कि मैंने क्या चीज़ परचेज करनी है। ठीक है, वो आंखें बंद करके पैसे नहीं लगा देगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। बहुत ज़्यादा किफ़ायतशार होगा, कम कम पैसे होंगे, कम पैसा खर्च करने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होगा मार्केट में चीज़ खरीदने के लिए। फिर एक और सिचुएशन है, मार्केटर्स फोकस ऑन वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। मार्केट जो है वो भी वैल्यू देने की कोशिश कर रहे होते हैं। खैर, डिजिटल एज जो आजकल आ चुकी है कि हमें क्या फ़ायदे दे रही है? नंबर वन, पीपल आर कनेक्टेड कंटिन्यूसली टू पीपल एंड इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में अब एक दूसरे के साथ लोग कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दुनिया में किसी किस्म की टेक्नोलॉजी का चेंज आ जाता है, हमें मालूम हो जाता है, नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो हमें मालूम पड़ जाता है। ठीक है, मार्केटर्स हैव ग्रेट न्यू टूल्स कम्युनिकेट विद कस्टमर्स। कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने के हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं। ईमेल के जरिए आजकल आ चुके हैं, व्हाट्सएप नंबर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, कंपनीज में के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए व्हाट्सएप के ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स आके दूंगा जिसमें आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स को प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये मार्केटिंग में व्हाट्सएप कैसे यूज हो रहा है, ये फेसबुक के जो अकाउंट्स हैं, ये जो पेजेस हैं वो कैसे यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये डिटेल में बड़े बहुत नए नए तरीके आजकल। ईमेल्स का तरीका जो है, ईमेल थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन अब थ्रू फेसबुक, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मैसेजेस हम लोग अपने कस्टमर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। फिर आगे इंटरनेट मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्रिएट इन्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग जो है वो डिटेल में देख चुके हैं, हमें मालूम भी है, और हम लोग इसको एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं। ऑनलाइन चीज़ें आजकल मंगवा लेते हैं। पीपल आर कनेक्टेड कंटिन्यूसली टू पीपल एंड इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये दोबारा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है दोबारा से रिपीट हुई हैं। ठीक है, 3 ही पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट दोबारा रिपीट हुए हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये दोबारा से पहला, दूसरा और तीसरा रिपीट हो गया, ये हम निकाल देंगे उसमें से। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, हमारा वीक जो है वो खत्म हो गया। अब चूंकि थर्ड वीक है, तो थर्ड वीक में बच्चों आप लोगों ने असाइनमेंट्स करना शुरू कर देना है। कोई कन्फ्यूजन हुई तो मुझसे मिल लीजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मेरा ईमेल आपके पास मौजूद है। यू पीपल कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द लेसन प्लान्स ऑफ दिस चैप्टर।
थैंक यू वेरी मच।